हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूपी पीएससी का फुल सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं ये 28वां टॉपिक है आउट ऑफ 32। इस टॉपिक के बाद आपके 4 टॉपिक और रह जाएंगे। आज की जो टॉपिक का नाम है वो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एंड गवर्नेंस। दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस। आइए पढ़ते हैं। Institutional analysis and governance are closely related to concepts that focus on understanding and evaluating the structure, process and system that shape the behavior of organization and society। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस या कई भी मतलब इंस्टीट्यूशन हम किसके लिए, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसको हम एक तरह से इंस्टीट्यूशन मान के ही काम करते हैं, है ना। तो उसका कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ प्रोसेस है, कुछ सिस्टम है ना। उनका क्या बिहेवियर होता है और सोसाइटी में मतलब सोसाइटीज़ का बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर ईच कॉन्सेप्ट ऑफ देयर इंटरकनेक्शन। पहला इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। अब इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस क्या होता है? Institutional analysis involves examining the formal and informal rules, norms, practice that guide individual behavior within an organization or society। अब मान लीजिए आपकी कोई एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ड्रेस कोड है, आपको क्या नाम है अपना जो अपन पहनते हैं, गले में पहनते हैं ना, वो आपको पहनना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका जो टाइमिंग है 9 to 3:30, 9 to 4, 9 to 5, वो टाइम आपका फिक्स है। उसके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा काम आएगा तब आपको रुक के काम करना पड़ सकता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक तरह से नॉर्म्स होते हैं जो इनफॉर्मल, है ना। तो ये क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी व्यक्ति है, जो भी इंडिविजुअल है, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको आइडेंटिटी कार्ड, है ना, गले में जो बांधते हैं आइडेंटिटी कार्ड, उसको कैसे बिहेव करना है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको शो करता है। अब की एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहला, इंस्टीट्यूशन के लिए फॉर्मल रूल्स एंड इनफॉर्मल नॉर्म्स दैट शेप बिहेवियर। तो ये है कि आपको सबको विश करना है, आपको कपड़े जो हैं हमेशा प्रेस वाले पहनने हैं, आइडेंटिटी कार्ड लगाना है, आपको बेसिक चीज़ें टाइम से आना है। 9 जैसे आप मान लो 9 बजे का है तो 9:10 से पहले आपको आना पड़ेगा। तो ये बेसिक रोल्स एंड रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग द हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्ट विद इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी ग्रुप हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कैसे डील करते हैं। कि भैया कोई मान लीजिए बड़े लेवल का आदमी है, आपका वाइस प्रेसिडेंट है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो किस हिसाब से बात करता है ना। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो क्या क्या है, कैसा है, मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की वैल्यूज़ कैसे शेयर करते हैं। मान लीजिए कोई आपका बॉस है, कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम तो नहीं करवा रहा है, आपको डांट डांट के या आपको मोटिवेट करके काम करवा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है। लोग बाग कहीं भी, है ना, कई बार क्या होता है कि आपको सैलरी, मान लीजिए आपकी अभी सैलरी जो है 35,000 है या 30,000 है, आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं 50,000 में काम करने को मिलता है, लेकिन वहाँ टाइम पीरियड सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप वापस आ जाते हो कि नहीं यार मेरा वही ठीक था। कई बार ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि वहाँ का कल्चर कैसा है। पर्पस, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज़। तो हमें ऐसे फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, कोऑर्डिनेशन को, कोऑपरेशन को। एनालाइज हाउ इंस्टीट्यूशन शेप इंसेंटिव्स एंड कंस्टेंट फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप्स। तो जो इंसेंटिव्स हैं, जो उससे फ़ायदा मिलता है, वो इंडिविजुअल, जो हर एक व्यक्ति को और ग्रुप को कैसे शेयर किए जाते हैं, ये भी। जैसे मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ, अगर वहाँ पर अच्छे एडमिशन होते हैं तो जो एडमिशन टीम होती है उसको कुछ ना कुछ कॉलेज वाले इंसेंटिव्स देते हैं, या कोई सेल्स वाला है तो अच्छी सेल्स होती है तो जो सेल्स मैनेजर है या सेल्स पर्सन है उनको सबको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता है। मेथड, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रिव्यूइंग फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। तो हमें जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको भी एनालिसिस करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। इंटरव्यू एंड सर्वे, गेदरिंग इनसाइट्स फ्रॉम इंडिविजुअल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करने से पहले जो वहाँ पर काम कर रहा है, आप उसे 2-3 बार फ़ोन करके बात करते हो कि यार वर्क कल्चर कैसा है, सैलरी टाइम पे आती है या नहीं आती है, टाइमिंग का कोई इशू तो नहीं रहता है कि अभी तो 9 से 5 बोला है, 9 से 7 हो रहा है। बैंक में जनरली आपको देखना 4 बजे आपकी नज़र में बैंक बंद हो जाता है, लेकिन बैंक वाले बेचारे जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, वो 7, 7:30 बजे, 8 बजे तक फ्री होते हैं ना। तो कई बार ऐसा लगता है। ऑब्जर्वेशन, फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो सोसाइटल प्रैक्टिसेस होती है उससे आप डायरेक्ट पता लगाते हो कि उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है, कैसा है, वो दिखने में कैसा, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। तो एक जनरलाइज ऑब्जर्वेशन भी आप उसमें कर सकते हो। एप्लीकेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। तो हमें ध्यान रखना कि जो भी इंस्टीट्यूशन है
वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना, कैसे परफॉर्मेंस इफेक्ट डाल सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी, एनालाइजिंग हाउ इंस्टीट्यूशन इम्पैक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस। तो जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो हैं, वो हम कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आ रही है तो उसको वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट स्टडीज, एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो हमें उसके जो सोशल डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं, उनको भी एग्जामिन करना होता है। आप पता पड़े कंपनी आपकी घाटे में चल रही है, आपको ज़्यादा कैसे करेगी। आपने एक बाइजूस कंपनी है, उसका एग्जांपल देखा होगा कि अभी उनको कुछ परेशानी चल रही है फंड से रिलेटेड। तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलत टाइम पर चले गए, जब वो बहुत पीक पे थी तब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सैलरी बांटी, अभी शायद सैलरी थोड़ी सी कम मिल रही है ना, वापस चेंज हो जाएगी चीज़ें, लेकिन हमें उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। गवर्नेंस डेफिनेशन, गवर्नेंस सॉरी, है ना, ये जी भूल गया, यहाँ से जी कट गया। गवर्नेंस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म थ्रू विच डिसीजन आर मेड, ऑथोरिटीज एक्सरसाइज एंड एक्शन आर मॉनिटर्ड एंड एनफोर्स्ड इन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज़। तो सबसे पहले मान लीजिए जो कंपनी का CEO है ना, वो कहता है कि यार अपने को एक नया प्रोडक्ट बिल्ड करना है। अब वो उसकी प्रोडक्ट टीम को बोलेगा, वो रिसर्च वालों को बोलेंगे, रिसर्च के बाद जो है वो रिसर्च के वापस प्रोडक्ट टीम के पास प्रोडक्ट आएगा, वो अपने सेल्स वालों को बोलेंगे, उसकी खूबियाँ बताएंगे, उसके लिए नया एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। तो एक तरह से कैसे डिसीजन लिया जाता है, कौन मेन अथॉरिटी है, फिर उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, एक तरह से इसको हम बोलते हैं गवर्नेंस। की एलिमेंट्स क्या, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, फॉर्मल सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी एलोकेशन। तो एक फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, अथॉरिटी एलोकेशन के लिए, ताकि हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करके ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल, अब मान लीजिए मेरी मर्जी है कि यार मैं कंपनी में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का एक नई मशीन लिया हूँ, लेकिन क्या वो कंपनी के एक्चुअल में काम की है या नहीं है, तो 10 जने 15 जने जो भी उसमें बोर्ड मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, बात करेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में काम किया नहीं। तो एक डिसीजन मेकिंग का एक फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, प्रोसेस फॉर होल्डिंग इंडिविजुअल और एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। तो हर एक व्यक्ति जिसको जो वर्क दिया गया है वो उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंडिविजुअल जो कोई ऊपर कंपनी में डिसीजन लिया गया है तो जो लोअर एंड है उनको भी ये डिसीजन पता होना चाहिए। पर्पस, इंश्योर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। तो इसका पर्पस यही है कि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे डिसीजन मेकिंग में, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्रिएट सिस्टम दैट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। और हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो उसके हर एक स्टेक होल्डर्स को जो है उनके इंटरेस्ट के रूप में काम कर सके। मॉडल ऑफ गवर्नेंस, अब आपने वर्ड सुने होंगे, ये तीनों वर्ड आपको लिखने पड़ सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकसेस ऑन गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेशंस इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। तो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अलग अलग शेयर होल्डर्स में बटी हुई होती है ना, और उसी के थ्रू वो एक प्रॉपर सिस्टम से काम चलता है। मान लीजिए जो ओनर है उसके पास 60% ओनरशिप है, बाहर वाले जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके पास 10% है, इंस्टीट्यूशनल जो म्यूचुअल फंड है उनके पास 10% है, बाकी 20% जो है वो लोकल पब्लिक के पास है। तो ऐसा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पब्लिक गवर्नेंस, एड्रेसिंग द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो काम होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस, एग्जामिन गवर्नेंस मैकेनिज्म एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ग्लोबल गवर्नेंस में जो बाहर की जो कंपनीज है, बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म्स हैं, उसको एग्जामिन करना। मेथड, अब क्या क्या मेथड्स हैं इसके देखेंगे। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गाइड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो हमें लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ध्यान में रखना है, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर हम उसको लीगल कानून के दायरे में लेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स, इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म विद ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर इंश्योर कंप्लायंस। तो कहीं ना कहीं ये जो कंप्लायंस कोई परेशानी अगर उसके अंदर आती है तो ये मॉनिटर हो जाए और अंदर ही वो सोल्व हो जाए। इथिकल स्टैंडर्ड, प्रमोटिकल इथिकल बिहेवियर एंड वैल्यूज इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं कि आप अपने सिर्फ फ़ायदे का ही काम कर रहे हैं। मान लीजिए 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आया है लेकिन उससे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कहीं ना कहीं आप इथिकल बिहेवियर को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इथिकल कंडक्ट बाय कॉर्पोरेशंस, है ना।
कॉरपोरेशन, तो जो भी कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए एक मतलब इथिकल कंडक्ट के लिए वो जिम्मेदार होती है। इनहेंसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज होती है, उनके अंदर एक एफिशिएंसी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके प्रति हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस में हमें ये देखने को मिलता है। इंटरकनेक्शन, म्यूचुअल इंटरफेस, institution influence governance structure by shaping the rules and norms that guide decision making and behavior। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, रूल्स को शेप कर सकते हैं, नॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। गवर्नेंस मैकेनिज्म कैन इन टर्न इम्पैक्ट एंड शेप इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, तो गवर्नमेंट की मैकेनिज्म भी कई बार ऐसा हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हमने बनाए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी क्या हुआ था कि शुगर से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है एथेनॉल, है ना, उससे अल्कोहल बनता है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन कर दिया कि अब आप इस जो एथेनॉल बन रहा है इसका अल्कोहल बनाने में यूज़ नहीं करोगे। तो उससे पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो चेंज हो गया, शेप हो, है ना, फिर गवर्नमेंट को अलग तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा, कंपनी के मैनेजमेंट को अलग तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है। Organizational behavior, institutional analysis explore how formal and informal rules influence behavior with organization। तो हमें एक इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस से हमें एक्सप्लोर करना है कि कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल हैं वो बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को चेंज करते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड दैट फ्रेमवर्क थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल, तो जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ना, उसको एक जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो एक प्रोवाइड मतलब एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिहेवियर रहेगा आने वाले टाइम में, किस क्षेत्र में वो काम करेगी, उसके ऊपर हम देख सकते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस हाउ पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेड एंड इवेल्युएटेड, तो जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी जैसे भी इस टाइप से गवर्न करती है, भले वो CEO हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, उससे कैसे पॉलिसी को बनाया जाता है और वो कितने प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस हेल्प्स अंडरस्टैंड द फैक्टर शेपिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज विद इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट, तो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट के रूप में अगर हम देखे जाएँ तो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस जो है शेप करने में फैक्टर जो भी इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज़ को शेप करने में काम आता है कि पॉलिसीज़ कितने इफेक्टिव तरीके से मतलब लागू की गई है। डेवलपमेंट एंड चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बैरियर एंड फैसिलिटेटर्स टू डेवलप विद इन सोसाइटीज़, तो सोसाइटी के अंदर अगर इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस जो है एक तरह से क्रूशियल है, जो भी बैरियर्स हैं और फैसिलिटेटर मतलब जो उनको बढ़ावा देते हैं उनके डेवलपमेंट में। गवर्नेंस मैकेनिज्म प्ले रोल इन शेपिंग एंड एनफोर्सिंग चेंजेस इन इंस्टीट्यूशन टू इनहेंस डेवलपमेंट आउटकम्स, तो गवर्नमेंट की जो मैकेनिज्म है, सॉरी गवर्नेंस मैकेनिज्म, गवर्नेंस जो आप जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे एक कंपनी है, अभी उसका डायरेक्टर जो है वो कोई एक व्यक्ति डायरेक्टर है, तो वो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, डायरेक्टर चेंज होता है, दूसरा डायरेक्टर आता है, वो वक्त को समझता है, टाइम को समझता है, कंपनी की जो क्या नाम है स्वर्ट है ना, स्ट्रेंथ को समझता है, वीकनेस को समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, कुछ हार्ड डिसीजन लेता है ना, तो उनको वो कहीं ना कहीं शेप करने में काम करता है। अडेप्टिव कैपेसिटी, बोथ इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एंड गवर्नेंस नीड टू बी अडेप्टिव चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो जो भी इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस है और गवर्नेंस है दोनों को कहीं ना कहीं अडेप्टिव होना चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू वो चेंज हो सके। मान लीजिए बाहर कोई नई स्कीम आ गई तो उसके तहत वो पूरी चीज़ें चेंज कर पाएँ। द एबिलिटी टू अडेप्ट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी फेसिंग डायनामिक चैलेंजेस, तो आज की तारीख में सब जो लोग ये डायनामिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं वर्कफोर्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी जो अडॉप्शन की एबिलिटी है टाइम के अनुसार, तो कहीं ना कहीं इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर कौन कौन सी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं, है ना, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के। इंडिया हैज़ हिस्ट्री ऑफ प्लान डेवलपमेंट एंड वेरियस इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग प्लान्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो जो हमारे सोशल चैलेंजेस हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, उनको दूर करने के लिए, प्लान को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अलग अलग प्लानिंग एजेंसीज हमारे इंडिया में जिम्मेदार है। आइए जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग इज ए
premier policy think tank that government of India providing both directional policy include it is replaced by the प्लानिंग कमीशन 2015। 2015 से पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसकी जगह गवर्नमेंट ने उसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। अब इसका क्या काम है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट जो आम जनता है उनके लिए स्ट्रेटजीज और पॉलिसी बनाना, उनको मॉनिटर करना, एवल्यूट करना और इम्प्लीमेंटेशन करवाना। कैटलाइजिंग कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स एंड प्रमोट कोलैबोरेटिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज आ रही है उनको स्टेट से वो कोऑपरेट करेंगे और उसको कैटलाइज करेंगे, मतलब फास्ट काम करेंगे। दूसरा नाम आता है प्लानिंग कमीशन का, जो कि अभी 2015 के बाद क्या हो गया, बंद हो गया है। सेम था, प्लानिंग कमीशन वाज अपेक्स प्लानिंग बॉडी अंटिल 2014, मतलब 2014 तक ये एक हमारी मेन प्लानिंग बॉडी थी, है ना, जो कि 5 ईयर प्लान बनाती थी, प्ले की रोल इन गाइडिंग द कंट्रीज डेवलपमेंट, जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होता, मतलब गाइड करते थे। तो इसका क्या काम था, फॉर्मुलेटिंग प्लान पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग स्टेट्स एंड सेक्टर्स, है ना, इवल्यूटिंग प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको इवल्यूट करना, स्टेट और अलग सेक्टर्स में जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर अलोकेट करना, साथ ही जो प्लान और पॉलिसीज हम बना रहे हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए उसको फॉर्मुलेट करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो हर साल आपने देखा होगा कि बजट आता है ना, पहले आई थिंक 1 अप्रैल को आता था और अभी 1 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट देने लग गई है ना, मोदी गवर्नमेंट के बाद से। बजट फॉर्मुलेशन प्रेजेंटेशन, तो बजट का फॉर्मुलेट करना, उसको प्रेजेंट करना, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की क्या फॉर्मुलेशंस हैं, फॉर्मुलेट करना उसको। फिजिकल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, पैसे का, जो देश का जो पैसा आ रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उसको मैनेज करना और रिसोर्सेज जो है वो अलोकेट करना। उसके आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, DE है। डी इज़ ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट एंड डील्स विद मैटर रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज एंड मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो DE का काम ये है कि ये एक तरह से बोल सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज में काम करता है। इसका जो काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज पे कोई भी नई पॉलिसी आती है तो वो कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एक्सटर्नल असिस्टेंस को मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई, उनसे इनको कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, इसको नोट कर लेना आप लोग। और रूरल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। तो इसका काम क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर हैं, है ना, एग्री रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको ये सस्ती दरों पर लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्रेडिट सपोर्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब पैसा प्रोवाइड करता है। प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोस्पेरिटी, तो ये सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। रूरल जो खुशनुमा, मतलब प्रोस्पेरिटी, मतलब जो गांव के लोग हैं वो अच्छे से रहें। फिर आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इशुएंस और रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी बैंकिंग नए बैंक खुलेंगे उनके क्या रेगुलेशंस होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ब्याज दर क्या रहेगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो होता है RBI। फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके अंदर आपकी जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ब्याज दर है, वो इसके अंदर तय की जाती है। रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी देखना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भले ही वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको मैनेज करना। स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स, हर एक स्टेट के अपने प्लानिंग बोर्ड्स होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे प्लान और पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये स्टेट लेवल के प्लान फॉर्मुलेशन करते हैं, रिसोर्स अलोकेट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनको मॉनिटर करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, प्लान इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा उसको चेक करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फोकस ऑन रूरल पॉवर्टी एलिविएशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या करती है कि जो रूरल पॉवर्टी एलिविएशन है या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर ये काम करती है। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को लेके आना, पॉवर्टी से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उनको क्रिएट करना और मॉनिटर करना, है ना। रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो गाँव के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना।
मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट क्या करती है कि रिस्पॉन्सिबल होती है अर्बन प्लानिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरे अर्बन एरियाज़ में। इसका काम क्या है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो अर्बन सिटी की जो प्लानिंग होती है वो कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, है ना। हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो हाउसिंग बोर्ड के जो प्रोजेक्ट आते हैं, लोगों को घर प्रोवाइड करने के आते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी के अंदर फ्लाईओवर बन रहा है, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो नरेगा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। तो एक तरह से ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है जो कि जनरली लिवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के लिए लोगों को प्रोवाइड करती है। 100 डेज, अब शायद आई थिंक गवर्नमेंट ने बढ़ा के इसको 125 डेज कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरी, हर एक गांव के व्यक्ति को 100 दिन का एक रोजगार मिलेगा। रूरल एसेट्स थ्रू लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट, जो लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट हैं उसके लिए रूरल के जो एसेट्स हैं, रूरल के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट करवाना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस होती है उनके थ्रू उसको मतलब ये इसके लिए जिम्मेदार होती है, जो भी इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व करने के लिए, नेचुरल रिजर्व को कंजर्व करने के लिए। फंक्शन क्या क्या है, एनवायरमेंट की पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का बचाव करना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडोप्शन। तो जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए क्या क्या बचाव के उपाय हैं और हमें क्या क्या अडोप्शन करने हैं उसके पे ध्यान देना। अगला आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दिस में फोकस ऑन एनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होती है। फंक्शन, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा मिलता है, स्किल डेवलपमेंट होती है लोगों की, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत गलत बात है। पहले मैं भी नहीं करता था लेकिन अब करने लगा हूँ, आप लोग भी कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन पावर रेफर्स द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू रीजनल और लोकल अथॉरिटी। मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे जैसे मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं सेंट्रल दिल्ली में, यहाँ से अब वो कहते हैं कि नहीं यार आप ये कोई गांव है, अब इसका डेवलपमेंट मुझे कराना है, तो इसका मोदी जी फैसला ले ज़्यादा अच्छा है कि गांव का जो सरपंच जो वहीं रह रहा है ना, जो मेन मुख्य व्यक्ति, उन्हीं से सलाह लेके, तो ऐसा सिस्टम में डेवलप करना है जिससे कि सेंट्रल से जो पावर है वो धीरे 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 डिसेंट्रलाइज होते हुए जो लोकल अथॉरिटी तक पहुँच जाए। ठीक है, दिस प्रोसेस एम टू डिस्ट्रीब्यूट गवर्नेंस, एनहेंस लोकल ऑटोनॉमी एंड इन्वॉल्व कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो अलग अलग तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता है, आइए जानते हैं। टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पहला होता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्पावर लोकल एंटिटीज टू हैव से इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं लोकल को उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरे टाइप का होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन टू लोकल अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको लोकल अथॉरिटी का उनके ऊपर मतलब एक तरह से वो फंक्शन के लिए जिम्मेदार रहेंगे। इनहेंस इफिशिएंसी इन सर्विस डिलीवरी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड्स। तो ये एक तरह से इफिशिएंसी, सर्विस में इफिशिएंसी को बढ़ाता है और तुरंत रिस्पॉन्स करता है लोकल नीड्स को लेके, है ना। फिजिकल डिसेंट, फाइनेंशियल जो है ना, उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड रेवेन्यू राइजिंग अथॉरिटी टू लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो जो भी पैसा है, कई बार क्या होता है ना, अभी जो गवर्नमेंट ने कुछ कहा था कि हर एक गांव में वो एरिया वाइज जो है 5 करोड़ रुपए देगी और आपको वहीं का वहीं आपको वो कराना है। तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू की जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। allow local entities to collect and manage their finances making them more self reliant। तो कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा, कहीं पर आप ऐसे हिल एरिया में घूमने जाते हैं तो वहाँ आपसे 5 या 10 रुपये टैक्स लिया जाता है, तो गाँव वाले उसी से सड़क बनाते हैं, उसी को यूज़ करते हैं चीज़ों को करने में। कहीं ना कहीं उससे बहुत फ़ायदा, मतलब उसको भी वो अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करेंगे। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल, एनकरेज लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो
लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन में जो लोकल लेवल पे है ना, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज है, लोकल एम्पावरमेंट क्रिएट होता है ना, क्योंकि वहीं के लोग डिसीजन मेकिंग में काम कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट, जो कि उन्हें डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। इफिशियंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, इनहेंस इफिशियंसी इन सर्विस डिलीवरी बाय टेलरिंग सर्विसेज टू लोकल नीड्स, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल इश्यूज एंड इमरजेंसीज। तो जो भी लोकल इश्यूज़ हैं, जो भी इमरजेंसीज हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होती है। साथ ही बोल सकते हैं कि सर्विस डिलीवरी, है ना, जो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ता है डिसीजन मेकिंग में, और उनको एक ओनरशिप का सेंस डेवलप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर डेवलप होती है। इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोट इनोवेशन एट लोकल लेवल एज कम्युनिटी टेलर सॉल्यूशन टू देयर स्पेसिफिक चैलेंजेस। अलो फॉर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो भी अडेप्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए हमें अलो करना है। रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी, रिड्यूसेस द बर्डन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट्स बाय डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकल अथॉरिटीज, स्ट्रीमलाइंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है, और डिसीजन मेकिंग में भी स्ट्रीमलाइन देखने को मिलती है हमें, है ना। स्ट्रीमलाइन मतलब एक चैनल के थ्रू काम होता है। चैलेंज एंड कंसिडरेशन, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, लोकल गवर्नमेंट्स में लैक ऑफ कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली मैनेज डिसेंट्रलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, कोई बड़ा इशू आ जाता है तो उसको खुद संभालने में बड़ी परेशान हो जाती है ना। इनइक्वलिटी एंड डिस्पैरिटीज, दिस इज एक्सरबेटिंग इनइक्वलिटीज, सम रीजन्स कम्युनिटी हैव मोर रिसोर्सेज कैपेसिटी देन अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि इस गांव के पास तो पूरी की पूरी खान है और इस गांव के पास कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, इस एरिया में तो जो है टूरिस्ट सिटी है, पास में कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने को मिल सकती है। कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू अचीव कॉमन गोल्स कैन बी चैलेंजिंग, जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करना भी चैलेंजिंग हो सकता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एट द लोकल लेवल में अफेक्ट द ऑब्जेक्टिव एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। कई बार ऐसा होता है कि आपके एरिया का अगर पॉलिटिकल लीडर अच्छा है तो आपके एरिया में अच्छे काम करवाएगा, है ना। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। अकाउंटेबिलिटी कंसर्न, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन लोकल गवर्नेंस कैन बी चैलेंज। तो हमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है लोकल गवर्नेंस में। एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, पंचायती राज सिस्टम है जो कि विलेज लेवल पे काउंसिल और अर्बन लेवल पे म्यूनसिपैलिटीज़ के बाद पावर को प्रदान करता है। ब्राज़ील में कंट्री इम्प्लीमेंटेड डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू सिस्टेमा यूनिको डे साउडे, यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम विच इन्वॉल्व्स लोकल हेल्थ काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल हेल्थ काउंसिल्स। तो गवर्नमेंट में भी हेल्थ काउंसिल बनाई है और वहाँ पर भी जो सिटी एरिया है वहाँ पर भी हेल्थ काउंसिल सेक्रेटरीट्स बनाए हैं। साउथ अफ्रीका में, है ना, थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावरिंग म्यूनसिपैलिटी टू मैनेज लोकल अफेयर, इन्होंने म्यूनसिपैलिटीज़ को लोकल अफेयर मैनेज करने के लिए पावर दी है। इंडोनेशिया में भी सेम है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमें देखने को मिलती है रीजनल थ्रू प्रोसेस ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, एक रीजनल ऑटोनॉमी प्रोसेस जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देखने को मिलता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सस्टेनेबल सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइजेशन, clear legal framework, a well defined legal framework is crucial to establish the roles, responsibility and authorities of local governments। तो कहीं ना कहीं जो भी लोकल गवर्नमेंट बन रही है उसके रोल्स एंड रेगुलेटरीज के लिए संविधान या कोई ना कोई एक पूरा बुक होनी चाहिए जिसके थ्रू हम सारा का सारा जो रूल्स हैं वो होने चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना उस एरिया की, है ना, और गवर्नमेंट मतलब आपके गांव का एरिया अगर मान लीजिए सरपंच पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, वो समझेगा ही नहीं पॉलिसीज़ को, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन आप कराना चाहते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन सक्सेसफुल होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड टू लोकल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट दे कैन फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वहाँ पर रोड बनाना है, वहाँ पर क्या नाम है आपका टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करना है, पार्क बनाना है, तो ऐसी अथॉरिटी उनके पास टैक्स कलेक्ट करने की या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो खुद का काम कर सके। मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन, एस्टेब्लिशिंग मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड एवल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो मैकेनिज्म्स हैं वो प्रॉपरली ही मतलब उनको मॉनिटर करना है, इसको एवल्यूट करना है, और गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो भी डिसीजन वो ले रही है वो अच्छे से क्रिएट करे उसको, है ना। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बहुत गलत बात है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इज एन अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट एक्टिवली इन्वॉल्व सिटीजन एंड स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेटरी जो गवर्नेंस है वो डिसीजन मेकिंग और पब्लिक में बोल सकते हैं कि सभी को पार्टिसिपेट करके हम लोग काम करें, ताकि जो भी काम प्रोसेस है पॉलिसी फॉर्मुलेट हम कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन एवोल्यूशन में, एक जो सिटीजन्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकें। दिस मॉडल सीक्स टू एम्पावर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज बाय गिविंग देम ए वॉइस इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। हियर आर की एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। आइए कुछ एस्पेक्ट्स हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इनकल्सिव ensure that active involvement of a diverse range of stakeholder including marginalized group in decision making process। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिया जा रहा है। जैसे आपके यहाँ जैसे विधायक बनता है या मेयर बनता है तो वो उसका फर्ज यही कि कोई पॉलिसी बन रही है तो वो आपको आके बताए कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आपका इसमें क्या सोचना है, फिर आपका जो सोचना है वो रिप्रेजेंट काम करना होता है ना। आजकल क्या हो रहा है कि सब बस अपनी मर्जी से ही काम करते हैं, सरकार जनता से तो कोई पूछता नहीं है कि सरकार क्या पॉलिसी ला रही है या उसको, लेकिन प्रॉपर तरीका होता है कि उसको मीटिंग लेनी चाहिए कि आप उस चीज़ से सहमत हो या नहीं हो। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रमोट्स ओपन एंड एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन टू इनेबल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स एंगेजमेंट एंड गवर्नेंस। तो जो सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नेंस है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोलेब्रेशन होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, एम्पावरमेंट टू एम्पावर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग देयर ओन फ्यूचर्स। उनके फ्यूचर्स को शेप करने के लिए जो वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं, जो लोकल्स हैं, उनको हमें एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। की एलिमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, क्या क्या की एलिमेंट्स हैं। पहला सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, है ना, जो कम्युनिटीज़ मीटिंग हो रही है उनका सबका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए, लोकल प्रोजेक्ट जो भी हैं उसमें कम्युनिटी बेस्ड प्लान होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, डेवलपमेंट को इनिशिएट करना चाहिए। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एनजीओ, बिजनेस, कम्युनिटी ग्रुप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू इंश्योर डाइवर्स पर्सपेक्टिव कंसिडर्स। जो भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव उनको कंसिडर करना पड़ेगा। ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, ओपन डाटा एंड एसेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। तो हमें एक ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के रूप में जो भी ट्रांसपेरेंसी है, डेटा है, एसेसिबिलिटी है, वो इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। ऐसी पॉलिसीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे। ओपन डेटा जो कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। तो सोशल मीडिया का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो सिटीजन है और गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर होता रहे। बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, इनहेंस डिसीजन क्वालिटी। क्वालिटी जो है, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोर इफेक्टिव डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। इंक्रीज लेजिटिमेसी, डिसीजन मेड थ्रू पार्टिसिपेटरी प्रोसेस आर ऑफन सीन एज मोर लेजिटिमेट एंड एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक। पब्लिक को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एम्पावरमेंट एंड सिविक एजुकेशन, इंगेजेस सिटीजन इन पब्लिक प्रोसेस एनहेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो सिविक मतलब जो वहाँ के लोग बाग हैं उनकी एजुकेशन, उनको एम्पावरमेंट मिलेगा तो वो गवर्नेंस के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस को समझेंगे। सोशल कोहेजन, है ना, फोस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल कोहेजन बाय इन्वॉल्विंग सिटीजन इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो एक कम्युनिटी सेंस डेवलप होना चाहिए कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये हमारा अपना डिसीजन। मान लिया कोई पार्क बन रहा है तो ये हम सब ने मिलकर बनाया, तो अब पार्क की जो केयर करना है वो भी हमारा ही काम है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग ग्रीवेंसेज एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन। तो इसके लिए डायलॉग्स होते हैं, अलग अलग निगोशिएशंस होते हैं, अलग अलग, है ना, लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन हाईवे में आ गई, आप देना नहीं चाह रहे हो, तो फिर कुछ 4-3 जजों की बेंच बैठेगी, आपको समझाया जाएगा कि ये पब्लिक का काम है, अच्छा काम है, आपका मुआवजा हम बढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी बजटिंग इन्वॉल्व सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर अलोकेटिंग पब्लिक फंड्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। पब्लिक फंड, डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेटरी बजटिंग होनी चाहिए। पब्लिक फंड्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिटीजन असेंबलीज कन्वीनियंस रैंडमली सेलेक्टेड सिटीजन्स टू डेलिब्रेट ऑन स्पेसिफिक इशू प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन टू पॉलिसी मेकर्स। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए जो सिटीजन्स हैं वो एक स्पेसिफिक इशू को कन्वे कर सकते हैं, है ना, रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट कमिटीज़, लोकल कमिटीज़ दैट इंगेज
रेजिडेंस इन आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सरकार चला रही है उसके लिए लोकल कम्युनिटी, लोकल जो लोग हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहें, आइडेंटिफाई करें, है ना, और फिर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। ओपन डेटा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, गवर्नमेंट का डाटा जो सिटीजन को इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए और अथॉरिटी के प्रति वो अकाउंटेबल, मतलब एंड होल्ड अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको अकाउंटेबल प्रूव करने के लिए एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू प्रोवाइड इनपुट एंड पॉलिसीज प्रोजेक्ट एंड अदर गवर्नेंस मैटर्स। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन होना चाहिए जिससे कि हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं पॉलिसी प्रोजेक्ट के बारे में। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंश्योरिंग द सिटीजन हैव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन स्किल्स टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली। अब ऐसा है कि वहाँ की जनता अगर पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो क्या होगा कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा जाएंगे, है ना। तो ये है कि पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के लिए जो वहाँ की जनता है, जो लोग हैं, वो प्रॉपरली स्किल हो उसके पास होने चाहिए, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। इंकल्सिविटी, address potential biases in participation to ensure that marginalized groups are not excluded। तो ऐसा सभी लोगों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर होना चाहिए, बायस पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, या इस टाइप के जो कम पिछड़े हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिसोर्स फॉर मीनिंगफुल इंगेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग दी आउटकम्स ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस। जो भी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करना, आउटकम करना, है ना, मतलब मीनिंगफुल इंगेजमेंट उनका है और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के थ्रू आउटकम्स हमें प्रॉपर मिल जाएं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो हैं वो कंस्टेंट होता है उनका, कि बहुत कम रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पॉलिटिकल विल भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The need for a commitment from government official to embrace and institutionalize participatory practices। तो participatory practices को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग इंटरेस्ट, मैनेजिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड फाइंडिंग कॉमन ग्रुप अमंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। तो जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसको मैनेज करना और एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आना उनको। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNDP, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सपोर्ट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इनिशिएटिव ग्लोबली प्रमोटिंग सिटीजन इंगेजमेंट एंड इंक्लूजन। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है उसको सपोर्ट करता है, सिटीजन का इंगेजमेंट और उनको इंक्लूड करने को बढ़ावा देता है। OECD, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एडवोकेट फॉर ओपन एंड इनोवेटिव अप्रोचेस टू गवर्नेंस इंक्लूड पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेस। जो भी गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी प्रोसेस को जो है प्रैक्टिस कर रही है उनको ये सिखाते हैं, है ना, बताते हैं कि ये आप ऐसे काम करिए। वर्ल्ड बैंक इनकरेज पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू इनहेंस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड ओनरशिप। जो भी कम्युनिटी है उनको इन्वॉल्व करके उनकी ओनरशिप बढ़ाकर काम करें, उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है पार्टिसिपेटरी अप्रोच को इनकरेज करता है। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप, अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन पार्टनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन पार्टनरशिप, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। नेटवर्क गवर्नेंस, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी है और उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्क गवर्नेंस, आइए जानते हैं नेटवर्क गवर्नेंस के बारे में। नेटवर्क गवर्नेंस रेफर्स टू अ मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन विच डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोविजन ऑफ सर्विस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल एक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन वाइज ही, उसमें दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट, दूसरे नेटवर्क का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बाद भी डिसीजन लिया जाएगा। अनलाइक ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, नेटवर्क गवर्नेंस एम्फसाइज कोलैबोरेशन, शेयर डिसीजन मेकिंग एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। तो ऐसा नहीं कि जैसे सिंगल में क्या होगा कि डायरेक्टर ने बोल दिया करना है, मतलब हर जने को काम करना है, या CEO ने बोल दिया करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें नेटवर्क्स का सहारा लिया जाता है, उनसे कोलैबोरेट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग को शेयर किया जाता है कि हम किस टाइप से डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ें। आइए जानते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल एक्टर्स ऑफन विदाउट ए क्लियर सेंट्रल अथॉरिटी। तो ऐसा नहीं कि कंपनी के CEO को ही सारे डिसीजन लेने हैं, अलग अलग लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सबको मिलाकर एक कंबाइंड डिसीजन लेना है। इंटरकनेक्टेड एक्टर्स कौन कौन से हैं, डाइवर्स, है ना, इन्वॉल्व नेटवर्क, डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है उस फील्ड की, एजेंसीज हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, वर्किंग कोलैबोरेटिवली टुवर्ड्स कॉमन, एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं।
है ना। तो मान लीजिए अब आप एनवायरनमेंट की तरफ काम करते हैं, एनवायरनमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, एनजीओ भी है, आपकी खुद की कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। तो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो आपको सब प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। Flexibility and adaptability. Network structure are often more flexible and adaptable to changing circumstances than traditional hierarchies. अब ट्रेडिशनल हायरार्की में क्या है कि उसने बोल दिया करना है मतलब करना है, लेकिन ये क्या इसमें थोड़ा सा आपको एक अलग नज़रिया देखने को मिलता है, आप अलग अलग लोगों की राय लेते हो, अलग लोगों की सलाह लेते हो। तो इस टाइप का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ज़्यादा अडेप्टेबल होगा। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग. डिसीजन आर मेड थ्रू कोलैबोरेशन, नेगोशिएशन एंड कॉन्सेंस बिल्डिंग अमंग नेटवर्क मेंबर्स। तो ऐसा नहीं कि एक ही राय पर सब लोग राजी हो जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी कंडीशंस रखेंगे, निगोशिएट करेंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। शेयर्ड रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन एक्सपर्टाइज आर शेयर्ड अमंग नेटवर्क मेंबर टू अचीव कलेक्टिव आउटकम्स। तो ये सभी के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि एक कलेक्टिव आउटकम्स को भी शो करती है। की एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस. नोड्स एंड लिंक्स. नोड्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअल एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस वाइल लिंक डिनोट द रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन देम। कहीं ना कहीं जो है नोड्स भी रिप्रेजेंट करते हैं कनेक्शन के लिए। इंटरडिपेंडेंसी. ऑर्गेनाइजेशन दी नेटवर्क रिले ऑन ईच अदर टू अचीव कॉमन गोल्स एंड देयर एक्शंस हैव म्यूचुअल इम्पैक्ट। तो इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं और उनकी जो है म्यूचुअल इम्पैक्ट आएगा। इन्फॉर्मेशन फ्लो. कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज आर क्रूशल फॉर इफेक्टिव नेटवर्क गवर्नेंस. जो भी नेटवर्क गवर्नेंस है उसके लिए कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी. नेटवर्क मेंबर्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एंड एडरेंस टू ग्रीड अपॉन नॉर्म्स. तो जो भी इस डेस्क पे चारों ओर जो भी मेंबर्स बैठे हैं, जो भी है ना, जो डिसीजन ले रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं कि एक तरह से अकाउंटेबल हैं, है ना, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और सबके सब जो हैं अपनी एडरेंस शो कर रहे हैं, नॉर्म्स पे एग्री कर रहे हैं, है ना। ट्रस्ट बिल्डिंग. ट्रस्ट इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद इन द नेटवर्क. तो एक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए एग्जाम्पल ऑन नेटवर्क गवर्नेंस. पहला आता है हेल्थ केयर नेटवर्क्स. नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, क्लिनिक, पब्लिक हेल्थ एजेंसी कोलैबोरेटिंग टू इंप्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी. अब जैसे कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ कि सब लोगों ने एक पूरे सिस्टम की तरह काम किया। अगर ये नहीं होता कि हाँ यार इस बीमारी का तुम ये चेकअप करो, मैं ये चेकअप करता हूँ, मैं ये चेकअप, हर जन अपने अपने अकॉर्डिंग उसका काम करने में लगा हुआ था, तो इससे हेल्थ केयर डिलीवरी बढ़ती है। एनवायरमेंटल नेटवर्क्स. कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज एंड बिजनेस टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्वेशन. तो एनवायरमेंटल नेटवर्क्स भी जो कॉमन एनजीओज होते हैं, एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, प्राइवेट पार्टनर होते हैं, वो क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशन की तरफ, कॉमन चैलेंज की तरफ काम करते हैं। एजुकेशन नेटवर्क होते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन आउटकम के लिए काम करती है। अर्बन प्लानिंग नेटवर्क होते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, अर्बन डेवलपमेंट और प्लानिंग प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोलैबोरेटिव वेंचर्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ टू प्रोवाइड पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर से समझौता करती है कुछ, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव वेंचर्स करती है, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस. पहला है डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टाइज. तो डाइवर्स स्किल, एक्सपर्टाइज, रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से. इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है, नए आइडियाज़ को हम ला सकते हैं, है ना, एक्सचेंज कर सकते हैं. अडेप्टिव टू कॉम्प्लेक्सिटी, वेल सूटेड एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट रिक्वायर इनपुट फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. तो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स का इनपुट हमें मिल जाता है. लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेटवर्क कैन फैसिलिटेट लोकलाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेसिफिक नॉलेज एड्रेस इशू इन देयर डोमेन. तो नेटवर्क एक से जो लोकलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मान लीजिए मेरी कंपनी है, ये कुछ एक्स प्रोडक्ट बनाती है, अब इसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है और कोई वाई कंपनी है उसका इसमें स्पेशलाइजेशन, तो मैं उससे सलाह ले सकता हूँ. इफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. नेटवर्क कैन लीड टू मोर इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी थ्रू शेयर्ड आउट रिसोर्सेज. नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम जो रिसोर्स हैं उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिसोर्स जो है वो शेयर्ड रिसोर्सेज के रूप में काम करना है. Challenges and consideration. Coordinating challenges, coordinating, achieving and aligning the goal among diverse actors can challenging. तो सबको कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है. पावर इम्बेलेंस विद इन द नेटवर्क में इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन. अब मान लीजिए मेरे पास 50% है, बाकी 10% है, तो मैं जो बोलूँगा वो काम होना ही होना है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर का इम्बेलेंस देखने को मिल सकता है. रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन और लेक ऑफ कोहेरेंस में आकर इफ देयर इज इनसफिशिएंट कोऑर्डिनेशन और शेयर्ड विजन,
है ना। तो कहीं ना कहीं एक उनके बीच में एक समन्वय का, है ना, एक कोऑर्डिनेशन का अभाव हमें देखने को मिल सकता है। रिसोर्स डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्स में क्रिएट वल्नरेबिलिटीज इन द नेटवर्क। अगर आप दूसरे किसी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हो सकती है नेटवर्क के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट अमंग नेटवर्क मेंबर रिक्वायर इफेक्टिव मैकेनिज्म्स। तो अगर आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव मैकेनिज्म रिक्वायर होती है, क्योंकि जो भी नेटवर्क मेंबर्स हैं उनके बीच में कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ परेशानी हो सकती है। गवर्नेंस नेटवर्क एंड पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी नेटवर्क ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन वेयर गवर्नमेंट एजेंसी एनजीओ कोलैबोरेट टू शेप पब्लिक पॉलिसीज। तो एक तरह से जो गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, है ना। गवर्नेंस नेटवर्क इन क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पर भी सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर क्रॉस सेक्टरल कोलैबोरेशन, कुछ एक जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, है ना, अलग अलग सेक्टर में अगर आपको क्रॉस सेक्शन करना है तो आप अलग अलग प्लेयर्स की मदद ले सकते हैं। गवर्नेंस नेटवर्क, ग्लोबल गवर्नेंस नेटवर्क इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस एंड एनजीओ वर्किंग टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज़। तो ग्लोबल इश्यूज़ पे जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो हमें देखने को मिल सकता है। फ्यूचर ट्रेंड्स, डिजिटल नेटवर्क्स, इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन विद इन गवर्नेंस नेटवर्क्स। तो हमें डिजिटल नेटवर्क्स को भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। ग्लोबल नेटवर्क्स टू एड्रेस ट्रांसनेशनल चैलेंजेस, जो भी चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही है नेशन वाइज, उसको भी इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करके ये चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी लीड नेटवर्क, राइज टू कम्युनिटी लीड नेटवर्क एड्रेसिंग लोकल इशू एंड इम्प्रूविंग ग्रास रूट इनिशिएटिव्स। कम्युनिटी लीड नेटवर्क्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि लोकल लेवल पे, है ना, लोकल लेवल पे हमें ये बताते हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोकल इश्यूज़ के बारे में अवेयर करवाते हैं। हाइब्रिड मॉडल्स, इमरजेंस ऑफ हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल दैट कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल हायरार्कीज एंड नेटवर्क गवर्नेंस। तो ऐसा तो नहीं है कि मैक्सिमम काम तो आपका सीईओ ही कर रहा है, लेकिन कोई नई परेशानी आ गई है तो वो अपने साथियों से, जो दूसरे लोग हैं, उनसे वो कंसर्न कर सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, वो आप देख लें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।